नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। वक्त हो गया है 4 का और 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की, जहां पीएम ने सनातन धर्म को लेकर विपक्षी दलों को एक बार फिर से आड़ो हाथे लिया, तो वहीं यूपी में अधिवक्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। हापुड़ में हुई घटना को लेकर वकीलों में आक्रोश है, हर तरफ वकीलों का प्रदर्शन जारी है। इसी बीच अब डेंगू के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके लिए अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अस्पताल तो तैयार हैं, लेकिन आज एक लापरवाही ने 2 लोगों की हालत को गंभीर बना दिया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब खबरों पर चर्चा होगी विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सागर के बीना में बीपीसीएल रिफाइनरी में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल प्लांट की आधारशिला रखी है। रिफाइनरी से 3 किलोमीटर दूर एक गांव में सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घमंडिया गठबंधन सनातन को समाप्त करना चाह रहे इसका जिक्र किया है। गांधी जी के आखिरी शब्द थे, हे राम। वो जीवन भर सनातन के पक्ष में रहे। सनातन का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इंडी अलायंस के लोग उस सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं। एक तरफ आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है। दुनिया के मंचों पर ये हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी। मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक घमंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है। और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सनातन के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया है। अभी तक तो यही कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से धार्मिक लड़ाई देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में भी क्या सनातन धर्म चुनावी मुद्दा बनेगा क्या? देखिए मुस्कान, 24 चुनाव अहम है, उसके पीछे लगातार देख रहे हैं हम कि सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जब से INDAA के गठन यहाँ पर हुआ उसके बाद से लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर सनातन धर्म को लेकर यहाँ कटाक्ष कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले ही INDAA गठबंधन के तमाम नेता उल जलूल करके बयान दिए, जिसके चलते अब ये मामला गर्मा चुका है। और शायद भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठाए एक ऐसा मुद्दा हो गया है जो आने वाले समय में जो 5 विधानसभा चुनाव होने हैं वहाँ भी उसका लाभ देने वाला है। और शायद 24 चुनाव में भी उनके लिए एक बड़ी यहाँ पर निश्चित से मौका उनको देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो बयान आए हैं वो कहीं ना कहीं स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर सनातन धर्म को लेकर विपक्ष का एक एजेंडा बन चुका है। उसको लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो चुके हैं। जो बयान मुस्कान यहाँ पर आए हैं, चाहे यहाँ पर स्टालिन की बात करें, चाहे राजा की बात करें और चाहे मोदी की बात करें, उन बयानों से यहाँ राजनीति गर्म हो चुकी है। फिलहाल ये राजनीति 24 चुनाव तो रुकने वाली नहीं है। और फिलहाल जिस चीज़ की उम्मीद भाजपा लगातार कर रही थी वो मुद्दा यहाँ विपक्ष ने उनको बैठे बैठाए हाथ में दे दिया है। ठीक है गौरव, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जो ये अलायंस है, इंडी अलायंस, उन्होंने नया नाम दिया है। अभी तक तो इस अलायंस का नाम था INDIA, लेकिन आज पीएम ने इंडिया अलायंस का नाम लेते हुए कहा कि एक सीक्रेट तरीके से इनका एक नया प्लान तैयार हो चुका है। ये जिस सीक्रेट प्लान का प्रधानमंत्री मोदी जिक्र कर रहे हैं, ये क्या प्लान है?
जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से बात कही जा रही है और जिस तरह से यहाँ पर बयान पनमोडी का आया है कि यहाँ पर एजेंडा बनाया जा चुका है और ये जो इंडिया गठबंधन है, INDA गठबंधन है, इसका उद्देश्य यहाँ पर सनातन धर्म को रोकना है, उसका उन्मूलन करना है। जो बयान आया है मुस्कान, उस बयान को देखते हुए ये बात कही जा रही है। उसी प्रधानमंत्री ने आज बीना में ये बात कही है कि सनातन धर्म को टारगेट करके एक एजेंडा बनाया गया है और एक हिडन एजेंडा बनाया गया है, जिसको लेकर लगातार INDA गठबंधन काम कर रहा है। और शायद उन्होंने इसको लेकर जो है लोगों को सतर्क भी किया है कि आपको बच के रहना होगा, क्योंकि एक नई नीति के तहत सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। सबको सतर्क रहना होगा, समझना होगा इनकी चालों को। और निश्चित रूप से मुस्कान, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत समय बाद देखिए गौरव, ये जो सनातन धर्म को लेकर हर एक प्रदेश से विपक्षी दल ये आवाज उठा रहे हैं, इसका सीधा फायदा किसको मिलता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है? देखिए मुस्कान, यहाँ पर सीधा फायदे की बात करें तो यहाँ फायदे में बीजेपी रहने वाली, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें सनातन धर्म को मानने वाले लोग, उसका प्रतिशत ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर उसकी बात ना करें तो यहाँ पर जो गलत है, जो समीकरण है, वो समीकरण ये बताते हैं कि बीजेपी को इस मामले से, इन तरह के बयानों से लाभ होने वाला है। वैसे बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर सनातन धर्म को आप कटाक्ष करें तो निश्चित रूप से जो जनता के बीच में जो भावनाएं होती हैं वो भड़कती हैं। और कहीं ना कहीं भड़की भावनाएं जब होती है तो वो तमाम एजेंडों को छोड़, तमाम समस्या को छोड़ पार्टियां एकजुट हो जाती है। और बीजेपी इसके पहले भी हमने देखा है 14 चुनाव में, 19 चुनाव में तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर आई थी और मुद्दों के बाद यहाँ पर बीजेपी को स्पष्ट बहुमत भी मिला था। और शायद उत्तर प्रदेश में भी 37 साल बाद जो मिथक टूट कर आया था, उसको लेकर भी बात कही जा सकती है कि जो 80% आबादी है उसकी मैक्सिमम आबादी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। बिल्कुल, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, सनातन धर्म के खात्मे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक मंच से संबोधित करते हुए जनता को यह संदेश देने की कोशिश की है कि जो विपक्षी दलों का ये अलायंस है, यानी कि INDA ये सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहा है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी का भी जिक्र करते हुए कहा कि जब महात्मा गांधी को गोली लगी थी तो उनके मुख से जो आखिरी शब्द निकले थे वो हे राम थे। हापुड़ में हुए वकीलों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के विरोध में लगातार वकीलों का आंदोलन जारी है। लखनऊ बार एसोसिएशन के वकील लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं आज भी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग पुलिसकर्मियों पर की है। और अब इस मांग को लेकर लगातार वकील प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हापुड़ में हुए लाठीचार्ज का विरोध अब पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि यूपी के अधिवक्ता भी अब मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं और जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। इस दौरान बार एसोसिएशन की तरफ से अब यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी अधिवक्ता बार एसोसिएशन के ऑर्डर के खिलाफ जाके कोई भी काम करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वही मुख्य स्थायी अधिवक्ता के पद से बार काउंसिल ऑफ यूपी के अध्यक्ष रहे अखिलेश अवस्थी ने हापुड़ की घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए समय नहीं मिलने पर अपना इस्तीफा दिया है। जारी पत्र में कहा गया है कि हापुड़ में हुए अधिवक्ताओं के साथ घटना के चलते उन्होंने सीएम से मिलने का समय मांगा था, लेकिन समय नहीं मिला। साथ ही पीड़ित अधिवक्ताओं को न्याय न दिला पाने से वो हतप्रभ थे, इसीलिए उन्होंने अब अपना इस्तीफा दे दिया है। कलीम ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, जब लखनऊ के परिवर्तन चौक पे ये प्रदर्शन हो रहा था, आप उस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, क्या कुछ वकीलों को आश्वासन दिया गया है? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से आज विरोध प्रदर्शन की जो बात की जाए, क्योंकि आज जिस तरीके से लगातार वो लोग विरोध कर रहे थे, उस बीच जो पुतला दहन की जो बात की जाए, क्योंकि पुतला दहन से पहले उन लोगों ने एक सभा की थी। उस सभा को संबोधन करने के दौरान पुलिस ने वहाँ पर जो घेरा बनाया हुआ था, पुलिस से तो किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो पाई थी, लेकिन जो उन्होंने एक बात कही थी कि पुतला दहन करने को लेकर और सीएम आवास के घेराव को लेकर के, उस दौरान जो बात की जाए, जिस तरीके से घेराबंदी हुई थी, तो वो वकील लोग जब निकले थे तब पुलिस से काफ़ी नोकझोंक हुई थी। वहाँ पर काफ़ी आक्रोश भी देखने को मिला था, कई लोगों से मारपीट भी देखने को मिली थी, कई तस्वीरें भी सामने आई थी। उसके बाद जो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए जब विधानसभा की तरफ कूच कर रहे थे तो कई अधिवक्ता
जो बात की जाए वो विधानसभा भी पहुंच गए थे। उस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया था, लेकिन हिरासत में लेने के बाद फिलहाल छोड़ दिया गया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है मुस्कान जी कि जिस तरीके से जो यूपी बार काउंसिल की तरफ से, हाईकोर्ट की तरफ से जो इस हड़ताल को खत्म करने के निर्देश दिए गए थे, उन सभी को दरकिनार करते हुए लगातार जो वकील हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर चाहे पुलिस वहां पर अगर पुलिसकर्मी तैनात होते हैं अगर उनके घेरे को रोकने के लिए, तो पुलिस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी होती है और उनसे बात की जाए आक्रोश जो है वो उनसे एकदम लड़ने पर पूरी तरीके से उतारू दिखते हैं। और ये साफ तस्वीरें नजर आती है। जो आज की जो तस्वीर राजधानी लखनऊ की ग्राउंड जीरो पर नजर आई, के अध्यक्ष रहे अखिलेश अवस्थी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, इसकी वजह क्या बताई गई? इसकी वजह देखिए मुस्कान जी, साफ तौर से ये बताई जा रही है कि जिस तरीके से 25 अगस्त को ये घटना हुई थी, तो जो महिला वकील थी त्यागी, उसके साथ जो घटना हुई उसके बाद जो वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया था हापुड़ में फिर लाठीचार्ज हुआ था। लाठीचार्ज में जिस तरीके से पुलिसकर्मी घायल हुए थे, उन सभी को न्याय दिलाने के लिए जिस तरीके से यूपी बार काउंसिल के जो सदस्य हैं अखिलेश, उनके द्वारा सीएम से लगातार समय मांगा जा रहा था, उनसे मुलाकात का समय मांगा जा रहा था, लेकिन किसी तरह का समय नहीं मिल रहा था। उस समय को न मिलने के कारण साफ तौर से जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा लिखा, उसमें साफ तौर से उन्होंने दर्शाया है कि वो अपने अधिवक्ता साथियों को न्याय नहीं दिला पाए। इसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से ये एक मुद्दा बड़ा मुद्दा होता जा रहा है, 17 दिनों से लगातार जो वकील हैं वो हड़ताल पर हैं, लगातार कार बहिष्कार किए हुए हैं, लेकिन जो सरकार है, सरकार के जो चुनिंदा लोग हैं, उन लोगों ने यूपी बार काउंसिल के सदस्यों से मिलकर बैठक भी की थी। बैठक में भी लगातार कहा गया था सीएम का कुछ मिनट का समय चाहिए था इस मामले को लेकर के वार्ता करने के लिए, लेकिन समय नहीं दिया गया था। लेकिन उनको आश्वासन जरूर दिया गया था इस मामले में कार्रवाई को लेकर। आज जो तमाम अधिवक्ता है, जो तमाम वकील है, वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। अगर उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है तो क्या प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा? क्या अधिवक्ताओं की हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी? क्या इसको लेके क्या कहा जा रहा है? देखिए मुस्कान जी, इस मामले को लेकर के साफ तौर से अधिवक्ता का कहना है कि जिस तरीके से जो उनकी मांगे हैं वो उनकी मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो उनकी हड़ताल एक बड़ा रूप ले जाएगी, जिसको खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से जो मांग थी पहले मुकदमे की, तो फिलहाल पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन जो आगे की जो कार्रवाई थी उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। 53 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए, जो वकीलों की मांग है कि जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, इसके बाद जो प्रदेश भर में वकीलों के खिलाफ जो मुकदमे लिखे गए हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाए, जिन पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज हुआ है, जो घायल हुए थे, उनको मुआवजा दिया जाए। इसके साथ साथ जो हापुड़ के डीएम और एसपी हैं उनको वहां से ट्रांसफर किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर के लगातार ये लोग अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। लेकिन इन मांगों में से अगर बात की जाए तो केवल जो पुलिसकर्मी है, 53 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केवल मुकदमा दर्ज हुआ है और जो कार्रवाई की मांग ले रहे हैं वो कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, जिसको लेकर लगातार ये आक्रोश अपना दिखा रहे हो। साफ तौर से अधिवक्ताओं का कहना है कि जो आंदोलन है, ये आंदोलन तब तक नहीं खत्म होगा जब तक उनकी जो मांग है वो नहीं पूरी हो जाती। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, हापुड़ में लाठीचार्ज का विरोध अब पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है और अब यूपी में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी। अधिवक्ता लगातार यही मांग कर रहे हैं कि हापुड़ में जिस तरीके से वकीलों की पिटाई की गई पुलिस के द्वारा, उन सभी पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया जाए जिन्होंने वकीलों पर लाठियां भांजी थी। हाल ही में हुई बारिश से पूरा प्रदेश तरबतर हो गया और वहीं दूसरी तरफ अब डेंगू भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। देश भर में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या उत्तराखंड, क्या यूपी और क्या बिहार, इन सभी जिलों में और इन सभी जिलों के साथ डेंगू के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। वही दिल्ली एनसीआर से एक सर्वे के लिए भेजे गए सैंपल्स में डेंगू के डेन 2 स्ट्रेन की मौजूदगी ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। डेन 2 स्ट्रेन को डेंगू वायरस का सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जाता है, जो कि मरीज की त्वचा पर लाल धब्बे के साथ ही प्लेटलेट काउंट में गिरावट का बड़ा कारण बन सकता है। तो अगर यूपी की बात करें तो डेंगू के 3400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद, नोएडा और लखनऊ में मिलाकर डेंगू के 1100 से ज्यादा केस अभी तक मिल चुके हैं और गाजियाबाद और नोएडा में 4 दिनों में 3 लोगों की जान भी जा चुकी है। तो डेंगू को लेकर जो स्वास्थ्य सेवाएं है उसको दुरुस्त करने का दिशा निर्देश दिया गया है। अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है। तो शहर शहर डेंगू का अटैक देखने को मिल रहा है और अब यूपी में डेंगू का नया वेरिएंट भी लोगों को डरा रहा है। एडीज मच्छर से यह वेरिएंट निकला है, जिसकी वजह से लोगों में अब खासी दहशत भी देखने को मिल रही है। एडीज मच्छर की दहशत अब
लोगों में देखने को मिल रही है, क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से ये मौसम एडीज मच्छरों के लिए बिल्कुल अनुकूल हो चुका है और एडीज मच्छर के काटने से डेंगू का सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। और एडीज मच्छर के काटने पर इस मच्छर में इतनी ताकत होती है कि ये एक ही महीने में 2 बार किसी भी व्यक्ति को डेंगू से बीमार कर सकता है और ये सीधा असर इंसान के किडनी पर भी डालता है। तो देखिए एडीज मच्छर कितना खतरनाक है, इसके लक्षण क्या है ये भी आपको बता दें। तो एडीज मच्छर से डेंगू स्ट्रेन के जो लक्षण हैं उसमें तेज बुखार, सर दर्द होता है, त्वचा पर चकत्ते और फ्लू जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। साथ ही प्लेटलेट काउंट में तेजी से गिरावट होती है। अगर डेंगू स्ट्रेन किसी भी मरीज को होता है तो उसके प्लेटलेट में तेजी से गिरावट होती है और प्लेटलेट में गिरावट के साथ ही उस मरीज को ब्लीडिंग की भी शिकायत होने लगती है। महीने में 2 बार हो सकते हैं संक्रमण करने की क्षमता, तो महीने में 2 बार संक्रमण करने की क्षमता ये एडीज मच्छर रखता है। तेज बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, ये तमाम कई ऐसे लक्षण हैं जो डेंगू स्ट्रेन में दिखाई देते हैं। त्वचा पर चकत्तों के साथ ही फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं और डेंगू स्ट्रेन की खासियत यह है कि इसमें प्लेटलेट्स काफी तेजी से घटते हैं। जितनी ही तेजी से प्लेटलेट्स घटते हैं, ब्लीडिंग की शिकायत भी मरीजों में देखने को मिलती है। तो ये डेंगू स्ट्रेन के लक्षण हैं। तो देखिए डेंगू के लक्षण अब कई मरीजों में भी दिखने लगे हैं। आशुतोष का रुख करते हैं जो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, देखिए डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटों में अगर हम सुल्तानपुर का जिक्र करें तो कितने मरीजों की पुष्टि हो चुकी है? बहुत खास तो नहीं देखने मिल रहा है, लेकिन डॉक्टरों की तरफ से जो है तमाम जो है सुविधा व्यवस्था को जो है दी गई है। इसके साथ अगर बात करते हैं, सुल्तानपुर के जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल में कोई भी बीमारी अगर आती है मौसमी के कारण, उसकी व्यवस्था वहां भी कर दी जाती है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करते चले, जिस तरह जो है हमारे बीच में यहाँ के जिला अस्पताल के डॉक्टर हैं, हम उनसे बात करेंगे यहाँ की व्यवस्था को लेकर मरीजों को क्या सुविधा दी गई है और किस तरह की बीमारियां को लेकर आप सामना कर रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. गोयल, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय वर्तमान में स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बोल रहा हूँ। सुल्तानपुर में जिस तरह जो है डेंगू मरीज को लेकर क्या स्थिति बनी है और क्या व्यवस्था दी गई है? वर्तमान में हमारे यहाँ 8 और 4 टोटल 11 बेड हम लोग डेंगू मरीजों के आरक्षित किए हुए हैं। 4 हाई डेंसिटी यूनिट में और 7 जो है जनरल वार्ड में। पूरी की पूरी बेडें मच्छरदानी युक्त है। चारों तरफ से मच्छरों का प्रवेश बंद करने की सारी व्यवस्था की गई। वर्तमान में हमारे यहाँ 6 मरीज भर्ती हैं जो सामान्य और स्थिर हैं। जनपद में कुल 79 मरीज NS1 के पॉजिटिव आज तक हमारे पास आए हैं, जिसमें 5 पेशेंट का एलाइजा टेस्ट कंफर्म हुआ है। उसके लिए हमारे जिला मलेरिया अधिकारी के द्वारा उनके गांव में उनके स्थान पर प्रतिरक्षण का कार्य किया जा रहा है। हमारे यहाँ एलाइजा टेस्ट नहीं होती थी। एलाइजा टेस्ट के लिए हम लोग रायबरेली भेजते थे। आज से हमारे यहाँ एलाइजा मशीन शुरू हो गई है। हम लोग एलाइजा टेस्ट भी आज से। ये क्या कारण है जो डेंगू मरीज की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है? डेंगू मरीज की संख्या जो है, डेंगू एक मच्छर के काटने से होता है। वो मच्छर साफ पानी में इकट्ठा होता है। हम लोगों को मतलब आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। पानी जमा अगर होता हो उस पर आप केरोसिन ऑयल जो आता है उसको डाल दें, मच्छर का लार्वा न पैदा करें। फुल बांह के क्या माना जाए तो मौसम के कारण कभी इसका कोई बीमारी? हाँ, क्योंकि ये बरसात का मौसम आता है, मौसम चेंज होता है, साफ पानी इकट्ठे होते हैं, उसी कारण उसमें डेंगू के लार्वे फैलते हैं। जिसका आपने देखा, डॉक्टर का कहना है ये तमाम जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं ये गंदगी के कारण हो रहा है। लेकिन फिलहाल सुल्तानपुर में इस तरह की व्यवस्था को लेकर जो है मरीजों की खास व्यवस्था की गई है। कोई ना कोई लापरवाही को वहां पे बरतनी नहीं है। सावधानी दिखाते हुए मरीज का उपचार अच्छे से करना है। ठीक है आशुतोष, एक आखिरी सवाल डॉक्टर से पूछे कि देखिए अब डेंगू का जो नया वेरिएंट है डेंगू जिसे कहा जा रहा है वो लगातार संक्रमित कर रहा है लोगों को, तो इसके लक्षण क्या कुछ अलग है और इससे बचाव के तरीके क्या है, ये जानिए डॉक्टर से। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। डेंगू का नया जो है आया हुआ है, क्या है ये पूरा, इसका पूरी प्रक्रिया बताएंगे? डेंगू एक मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर बहुत ऊंची नहीं उड़ती है,
इसलिए पैर का निचला भाग जो होता है इसमें फुल बांह के कपड़े, फुल पैजामा पहनना चाहिए, क्योंकि पैर के नीचे वाले हिस्से में मच्छर काटते हैं। लार्वा को पनपने न दें, लार्वा नहीं पनपेगा, इसके लिए आप इर्द गिर्द जो कूलर है, गमले हैं या नाली है उस पर जो है पानी न जमा होना दें। पानी जमा होंगे खास करके ये साफ पानी में इकट्ठा होता है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि घर के अंदर ये तो पानी मेरा साफ है, पानी साफ नहीं होना, पानी साफ में भी इनके लार्वे पनपते हैं। फुल बांह के कपड़े पहने, रात में मच्छरदानी लगा करके सोएं और जरा सा भी तकलीफ हो, बुखार हो, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपना जो है चिकित्सक। अच्छा, अभी तक खास डेंगू का ही दिख रहा है कि डेंगू से ऊपर भी कोई बीमारियां देखने मिल रही है? नहीं, डेंगू के ही आ रहे हैं। वायरल फीवर आ रहा है, हमें वायरल फीवर का भी समय है, वायरल फीवर के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। डेंगू के पेशेंट भी उसमें है, NS1 पॉजिटिव हम लोग करते हैं, तो प्लेटलेट की कमी होती है, उसकी व्यवस्था हमारे चिकित्सालय में प्लेटलेट का संपूर्ण व्यवस्था है, हम लोग मरीजों को देते हैं। यानी कि आशुतोष माना जाए कि सुल्तानपुर में व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, जिला अस्पताल तैयार है, हर एक तरीके से मरीजों की सभी समस्याओं से निपटने के लिए अस्पताल पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। धन्यवाद आशुतोष इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट और जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, यूपी में अब जो डेंगू का नया वेरिएंट है वो डरा रहा है और डेंगू के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। स्वास्थ्य सेवाएं लगातार उसमें सुधार किया जा रहा है और इसी को लेकर अब हर एक जिला अस्पताल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। मेरठ से राजन सोनकर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए राजन, तो यूपी के सब जिला अस्पताल पूरी तरीके से सक्रिय है, 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन डेंगू से निपटने के मेरठ के जिला अस्पताल में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं राजन? बातचीत की गई है और मेरठ के सीएमओ अखिलेश मोहन का साफ तौर पर कहना है कि मेरठ में सभी छोटे और बड़े अस्पतालों में डेंगू से निपटने के लिए तमाम व्यवस्थाएं कर रखी हैं। बेड और जो दवाइयां चलनी हैं वो सब मुहैया करा रखे हैं अस्पताल में। तो 5 मरीज मेरठ के हॉस्पिटल में एडमिट हैं जो अलग अलग अस्पतालों में हैं और 36 मरीज जो घर पर आइसोलेट है वो घर पर ही उपचार चल रहा है। और सीएम अखिलेश मोहन का कहना है कि जो 5 मरीज अस्पतालों में भर्ती है वो भी 2 से 4 दिन के अंदर अंदर ठीक होकर स्वस्थ होकर यानी कि घर लौट जाएंगे। तो कुल मिलाकर कही जाए बात तो मेरठ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है डेंगू से निपटने की। और डेंगू से बचाव के लिए सीएम अखिलेश मोहन की जो अपील भी है जनता से कि अपने आसपास जो है स्वच्छ रखिए, साफ सफाई रखिए और पानी कहीं पर भी इकट्ठा ना हो, कचरा इकट्ठा ना हो। इन तमाम चीजों को देखते हुए मेरठ में फॉगिंग भी की जा रही है और लार्वा स्प्रे जो मच्छर से निपटने के लिए काम आता है उसका भी लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है। देखिए राजन, शहरी क्षेत्रों में तो लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि साफ सफाई रखें, कूड़ा इकट्ठा ना होने दे, पानी इकट्ठा ना होने दे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है मेरठ में? देखिए, सीएमओ अखिलेश मोहन ने ग्राम पंचायतों में और नगर पालिकाओं में सब जगह इस बात की सूचना दे दी है कि डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है। इसकी रोकथाम के लिए हमारे हाथ में सब कुछ है, क्योंकि हमें प्रयास करना है तभी ये डेंगू रुक पाएगा। तो इसी को देखते हुए मेरठ में कुल 41 केस हैं, जबकि संख्या इसमें सैकड़ों भी पहुंच सकती थी, लेकिन ये जनता का प्रयास ही है, जो जनता ने रोकथाम करी है, स्वास्थ्य विभाग की अपनी तरफ से जो तैयारियां हैं उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं ये परिणाम है कि भाई 41 केस पूरे जिले में एक्टिव है और पूरे जिले में 41 एक्टिव केस ऐसे हैं जो 36 केस घर पे ही उपचार कर रहे हैं और मात्र 5 केस ऐसे हैं जो मेरठ के अस्पतालों में अपना उपचार ले रहे हैं और मात्र 2 से 4 दिन के अंदर अंदर ये भी शून्य मेरठ में हो जाएंगे। सीएम अखिलेश मोहन का कहना है। बिल्कुल, धन्यवाद राजन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मेरठ और सुल्तानपुर में स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है, खास इंतजाम भी किए गए हैं डेंगू से निपटने के लिए और लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है कि वो सफाई का खासा ध्यान रखें। कोरोना काल ये वो काल था जब लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत के बारे में पता चला था, लेकिन वही ऑक्सीजन सिलेंडर जिसने हजारों लोगों की जान को कोरोना काल में बचाया, आज वही ऑक्सीजन सिलेंडर 20 सड़क पर तेज धमाके के साथ फट गया। लखनऊ के बालागंज चौराहे के पास जेपीएस अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई के दौरान एक सिलेंडर गिरने से तेज धमाके के साथ वो फट गया, जिससे सिलेंडर सप्लाई करने गए चालक और सहयोगी के हाथ और पैर के चीथड़े तक उड़ गए। तेज धमाके से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। सिलेंडर फटकर पास
पास से गुजर रही कार पर जा गिरा। पुलिस ने राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। फिलहाल दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो देखिए, 20 सड़क पर ऑक्सीजन सिलेंडर के फटने से एक बड़ा हादसा हो गया। 2 लोगों के घायल होने की खबर है और दोनों ही लोगों के हाथ और पैर के चीथड़े तक उड़ गए हैं। जेपी हॉस्पिटल बालागंज थाना ठाकुरगंज में आरिफ और शोभित नाम के 2 व्यक्तियों द्वारा लोडर से ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा जा रहा था। सिलेंडर गिरकर फट गया, जिससे आरिफ और शोभित दोनों ही घायल हो गए तथा पास में ही खड़ी सेंट्रो कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। तत्काल थाना ठाकुरगंज की पुलिस के द्वारा दोनों को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जिसमें इलाज के दौरान आरिफ की मृत्यु हो गई है और शोभित की इलाज चल रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। ओवैस, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवैस, देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर जिसने कोरोना काल में लोगों की जान को बचाया था, आज वही ऑक्सीजन सिलेंडर 2 लोगों के लिए काल बन गया। 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। उनकी हेल्थ को लेकर क्या अपडेट है ओवैस? ये देखिए मुस्कान, बिल्कुल आपको बता दें कि ये जेपीएस हॉस्पिटल पे सिलेंडर उतारते समय ये बड़ा हादसा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो इंचार्ज हैं, ट्रामा के इंचार्ज हैं डॉक्टर, उनसे बात हुई है तो उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि एक जो है वो मृतक हो गया है, मर गया है, यानी कि मृत्यु हो गई है, और दूसरा जो है आरिफ की मृत्यु हुई है, और शोभित एक है, शोभित का जो है इलाज चल रहा है, लेकिन उसकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही है। उसकी कंडीशन ऐसी बताई जा रही है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर का यहाँ का साफ तौर पे कहना है कि जो दूसरा जिसका इलाज चल रहा है वो अभी ओटी में है, तो ओटी से अभी निकला नहीं है और ओटी में उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। जी देखिए, ओवैसे एक बड़ा हादसा हो सकता था, कई लोगों के और चिथड़े उड़ सकते थे, हो सकता है कि मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता था। ये लापरवाही है या इसको क्या माना जाए? जी बिल्कुल, देखिए मुस्कान, एक लापरवाही है, बड़ी लापरवाही है। पहली तो लापरवाही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऑक्सीजन रिफिल जो होता है, तो ऑक्सीजन रिफिल के टाइम पे अगर ऑक्सीजन ज्यादा भर जाता है तो वो भी एक कारण बन सकता है ऑक्सीजन फटने का। तो जो कंपनी ऑक्सीजन रिफिल करती है सिलेंडर को, तो उस पे भी एक बड़ा सवाल, उस कंपनी पे भी लापरवाही का एक बड़ा सवाल पैदा होता है। और दूसरा सवाल जो है वो जेपीएस हॉस्पिटल के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि एक इस तरीके से 2 आदमियों को खुले में सिलेंडर हाथ से उतार कर लेके आना, उनको उनकी सेफ्टी का कुछ इंतजाम नहीं हुआ, उनको कैसे भरा हुआ सिलेंडर उन लोग लेके आए, और तमाम तरीके के जो सेफ्टी इक्विपमेंट है और जो होते हैं, तो उससे भी उनका सवाल खड़ा होता है। हॉस्पिटल में जेपीएस चिल्ड्रन होम है ये ठाकुरगंज में, इनके ऊपर भी एक सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, यानी कि ओवैस, माना जाए कि ये जो हादसा हुआ है ये पूरी तरीके से लापरवाही की वजह से हुआ है। कलीम, आप तो मौके वारदात में मौजूद थे, अपने आंखों देखा हाल बताइए और ये बताइए कि आखिर ये पूरी वारदात कैसे हुई है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मैं वहां पहुंचा था। वहां पे मौके पे वारदात पे पहुंचने के बाद जब मैंने लोगों से बात करी तो लोगों ने साफ तौर पे ये कहा कि ये ऑक्सीजन जो सिलेंडर जो उतार रहे थे जो लोग थे, वो पूरी तरीके से किसी भी तरीके से वो सेफ नहीं थे। ऑक्सीजन, लोगों को पता होता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर फटने का खतरा होता है, लेकिन उसके बाद भी उनको सेफ्टी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो नॉर्मल थे। उनकी कोई ऐसी सेफ्टी ऐसा नहीं था कि जिससे अगर ऑक्सीजन फटे तो उनकी जान बच सकती है। तो ये एक बड़ी लापरवाही मौके पे। और जो लोगों ने बताया है कि आसपास के जो दुकानें थी, आसपास के जो वहाँ पे स्कूल भी था, लोगों ने बताया कि बगल में सेंट जोसेफ स्कूल था, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि स्कूल में छुट्टी थी। अगर स्कूल के अंदर बच्चे निकल रहे होते तो क्या होता? ये एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये बच गया, लेकिन अब ये एक लापरवाही तो बिल्कुल मुस्कान सामने देखिए निकल कर आ रही है। ये कंपनी, जो कंपनी ऑक्सीजन रिफिल करती है, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो वहाँ के लोगों ने बताया, जो मैंने वहाँ पे देखा कि जो पानी था, पानी के अंदर जहाँ पे ये हादसा हुआ है वहाँ पे पानी पड़ा था, वहाँ पे खून की इस कदर छींटे थी, खून ऐसे था कि जैसे पानी खून में तब्दील हो गया हो। और बगल में जो जगहें थी वहां पे जो उनके मांस के टुकड़े थे और जो खून की छींटे थी उस पे भी गई। लोगों ने बताया है कि डिवाइडर पे लोगों का हाथ उड़ के, धमाका इतना खतरनाक था कि उनका हाथ उड़ के कट के डिवाइडर पे जाकर गिर गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत बड़ा और बहुत दर्दनाक हादसा था। और ये भी आपको मुस्कान बता दूं कि इसमें रोड चल रहा था,
सबसे बड़ी बात यह है कि रोड पे कुछ लोग थे, उनके साथ भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन बिल्कुल अवैस, यानी कि माना जाए कि वहां के लोगों ने एक भयावह मंजर देखा और लोगों के जहन में आज भी इस पूरे हादसे की यादें जो है वो कहीं ना कहीं ताजा है। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट और जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बात